गाइस, मैं हूँ सुरभि गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ क्लियर कर दूँ। आम भाषा में जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि माता या पिता दोनों में से किसी एक से ये बच्चे के अंदर आता है, जिसको हम क्रोमोसोम 21 डिसऑर्डर भी कहते हैं। ट्राइसोमी 21 के नाम से भी हम इसको जानते हैं और आम भाषा में हम इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। समझ लेते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। देखिए, क्रोमोसोम डीएनए को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए को कैरी करता है। और आप जानते हैं कि डीएनए जीन्स को कैरी करते हैं। जीन्स, आप मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक व्यक्ति की, एक बच्चे की पर्सनैलिटी, उसके कलर, उसकी जो डेवलपमेंट जो उसका होगा, वो सब के लिए जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्रोमोसोम क्या करते हैं, डीएनए को कैरी करते हैं। तो एक सेल के अंदर क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो एक सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, देखिए 2 क्रोमोसोम मिलकर एक पेयर बनाएगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 46 हो गए। देखिए, एक जर्नल और जो एक जेन्युइन प्रोसेस है वो क्या होती है, एक जब बच्चा फॉर्म होता है, ठीक है, तो फीमेल 23 क्रोमोसोम को देती है अपने एग के थ्रू, है ना, और मेल 23 क्रोमोसोम को कैरी करता है स्पर्म के थ्रू। उनका जब म्यूटेशन होता है तब 46 क्रोमोसोम होते हैं, बनते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। ये एक जेन्युइन प्रोसेस है, जेन्युइन जो फॉर्मेशन है वो यही है। लेकिन वहीं जब हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो वहाँ क्या देखा जाता है कि जो पेयर्स है, पेयर नहीं बनता, वहाँ पे 47 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है, जो 46 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है डाउन सिंड्रोम में, 47 देखा जाता है। यानी कि एक सेल में 47 क्रोमोसोम देखे जाते हैं। जो एक्स्ट्रा कॉपी होती है वो क्रोमोसोम 21 होती है। 21 जो क्रोमोसोम होता है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी होती है। अच्छा, वो एक्स्ट्रा कॉपी फीमेल के अंदर भी हो सकती है और वो मेल के अंदर भी हो सकती, किसी के अंदर भी हो सकती है। मान लीजिए कि मेल का जो स्पर्म है वो 21 की एक्स्ट्रा कॉपी लेके चल रहा है, यानी कि 24 क्रोमोसोम उसने कैरी किए हुए हैं। इसी प्रकार से हो सकता है कि फीमेल के एग ने 24 क्रोमोसोम को कैरी किया हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। अच्छा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो 21 क्रोमोसोम है वो फॉर्म कैसे होता है, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी कैसे होती है। तो उसका जर्नल आंसर है कि एरर इन सेल डिवीज़न हो सकता है, या कहें कि एबनॉर्मल सेल डिवीज़न हो सकता है। मतलब इसका कुछ ऐसा नहीं है कि ये बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, ये कभी भी हो सकता है, ये किसी भी जनरेशन में हो सकती है ये वाली चीज़। अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई और वो बच्चे के अंदर जब आपका एम्ब्रॉय फॉर्मेशन हो रहा है उस समय वहाँ पे चली गई, तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, या आपका बच्चा डाउन। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, और ट्राई का मतलब होता है तीन। हम लोग ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, है ना, यानी कि जो क्रोमोसोम 21 है उसकी 3 कॉपियाँ पाई जाती हैं। एक तो देखिए, एक तो यहाँ से फीमेल से मिलेगी, है ना, और ये अभी तो जर्नल का है ना, लेकिन एक तो जर्नल माँ से मिलेगी और जो 21 है, और एक फादर से मिलेगा जो 21 क्रोमोसोम है। उसके अलावा या तो माँ से, माँ के में एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई होगी, या पिता के में एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई होगी, है ना। तो ओरिजिनल तो 21 मिल ही रहा है, एक इनसे मिल रहा है, एक एक माँ से मिल रहा है और एक पिता से मिल रहा है, और एक जो एक्स्ट्रा इनमें से किसी के में भी बन गया है तो वो भी ऐड होगा। तो यानी कि कितनी हो गई, एक, दो, और जो एक्स्ट्रा कॉपी है उसको मिला के 3। इसलिए हम इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1959 में फ्रेंच फिजिशियन थे J.L. डाउन, जिनके द्वारा इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। इन्होंने बताया था ये क्रोमोसोमल कंडीशन है, क्योंकि क्रोमोसोम से रिलेटेड है। 21 क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने की वजह से ही डाउन सिंड्रोम सामने आता है। तो इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है इसको। इन्होंने बताया कि जर्नली क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं
एक सेल में। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनकी सेल्स में कितने होते हैं? 47। एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम 21 की। देखिए, जब हम इन बच्चों की अपीयरेंस की बात करते हैं, इनके फेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनके बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये आपको दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाइए, आपको ये बच्चे सिमिलर दिखेंगे। फेस का जो फीचर्स हैं वो सिमिलर होते हैं हर बच्चे में। आप डाउन सिंड्रोम के किसी भी बच्चे को देख लें, आपको एक जैसे लगेंगे वो। हिस्ट्री में थोड़ी बात करते हैं तो सबसे पहले जब इनको आइडेंटिफाई किया गया था, अ, तो इनको तो जो इनके फेस हैं वो मंगोलियन जो लोग होते हैं, मंगोलिया के जो लोग होते हैं उनके फेस से मैच करता था। तो उस समय इनको नाम दिया गया था मंगलोइड आइडोक्सी, इनको कहा जाता था। लेकिन 1970s के बाद क्या हुआ कि ये एक अच्छा टर्म नहीं माना गया, रूट टर्म माना गया कि आप एक डिसेबिलिटी को कैसे किसी के किसी प्रजाति या वंश के फेस के आधार पर इस तरीके से कह सकते हो। तो इसको क्या करा, टर्मिनेट करके हम इसको डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 के नाम से इसको जाना जाना लगा। उसके बाद जो नाम हम पहले यूज़ करते थे उसको यूज़ करना बंद कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि 21 मार्च को हम हर साल अपने पूरे विश्व में डाउन सिंड्रोम डे मनाते हैं। इसका जो मेन पर्पज़ वो हमेशा से अवेयरनेस रहा है डाउन सिंड्रोम के बारे में, कि डाउन सिंड्रोम के रीज़न्स क्या हो सकते हैं और किस तरीके से हम इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो डाउन सिंड्रोम जो मेन जो चीज़ें अफेक्टेड होती हैं वो होता है फेशियल अपीयरेंस। देखिए, जो बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि इनका फेस थोड़ा चपटा हुआ होता है, इनकी नाक थोड़ी चपटी होती है, आंखें ऊपर की तरफ होती हैं, इनकी गर्दन बहुत छोटी होती है, एकदम लगता ही नहीं कि गर्दन है, बहुत छोटी होती है। इनका कद भी बहुत छोटा होता है, इनकी जो हथेलियाँ होती हैं वो चपटी हुई होती हैं, उँगलियाँ इनकी बहुत छोटी होती हैं, कद इनका बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना? तो फेशियल अपीयरेंस को अफेक्ट करती जो कॉजेज़ हैं, जो डाउन सिंड्रोम कॉज़ करता है, यानी कि सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? फेशियल अपीयरेंस से मैंने आपसे कहा कि आपको सिमिलर एक जैसे बच्चे दिखते हैं ये सारे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। इनका जो बच्चों का जो एवरेज आईक्यू होता है वो 50 होता है। अ, बहुत कम भी नहीं होता लेकिन 50 होता है। एटलीस्ट जितना कि एक 7th और 8th क्लास के बच्चे का जिस टाइम पे होता होगा उतना ही होता है। डेवलपमेंटल डिले होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब एक बच्चा एक्टिव नहीं है। और भी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़ या प्रॉब्लम हो सकती हैं, डिसीज़ हो सकती हैं, जैसे थायरॉइड है, हार्ट की डिसीज़ मेनली इनमें देखी जाती है। डेवलपमेंटल डिले रहता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। क्यों? क्योंकि इनका आईक्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो लर्निंग में इनको प्रॉब्लम आती है। छोटा कद होता है, स्पीच में प्रॉब्लम आती है। कॉमन जो इनकी सिम्पटम्स है जैसे कि सोच बहुत नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम होता है। इनकी जो टंग होती है वो बहुत भारी होती है। आपने देखा होगा, अगर आपने इस तरीके के बच्चों को देखा होगा तो उनका जो मुँह होता है ना वो बहुत बहुत कम होता है जब बंद रहता होगा, वो ओपन रहता है और जीभ उनकी बाहर की तरफ ही मतलब रहती है। आई होप इस फ़ोटो में तो नहीं ऐसा कुछ दिख रहा, लेकिन येस उनकी जीभ मोस्टली बाहर की साइड रहती है। हियरिंग लॉस भी देखा जाता है इन बच्चों में, वीआई भी हो सकते हैं ऐसे बच्चे। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड चीज़ होती है इसमें फेशियल, और अगर हम इंटेलेक्चुअल के अलावा बात करें तो इम्यून डेफिशिएंसी की। इम्यूनो सिस्टम इनका इतना ज़्यादा वीक होता है कि ये बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं किसी भी छोटे से वायरल से, या अगर ये मान लीजिए बीमार पड़ भी गए तो इनको बहुत टाइम लगता है सही होने के लिए। जनरल जो बीमारी से हम सही हो जाते हैं, छोटा सा जुकाम हो गया हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनको बहुत टाइम लगता है क्योंकि इम्यून सिस्टम जो इनका है वो बहुत वीक होता है। इनकी जो मैंने बताया कि जो नाक होती है वो चपटी हुई होती है, तो ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ये माउथ ब्रीथिंग करते हैं। उसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हर एक डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं ऑल सभी के एस्पेक्ट में, तो थेरेपी और सेल्फ केयर ही एक सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है इन डिसेबिलिटीज़ के ट्रीटमेंट में। तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के द्वारा पेरेंट्स के इंटरवेंशन प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चों को थेरेपिस्ट तो थेरेपी देते ही हैं, उसके अलावा पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि किस तरीके से वो बच्चे के साथ काम करें,
क्या होता है कि पेरेंट्स जो थेरेपिस्ट होते हैं वो मुश्किल से 30 मिनट या कहें कि 45 मिनट्स के लिए बच्चे को थेरेपी देते हैं, उतने ही टाइम पीरियड के लिए बच्चे उनके पास आते हैं। लेकिन पेरेंट्स के पास बहुत टाइम होता है उनके साथ स्पेंड करने के लिए। तो जो पेरेंट्स जब वर्किंग होंगे बच्चे के साथ, तो वो जो इफ़ेक्ट आएगा, जो सुधार आएगा, वो शायद वो 30 मिनट या 45 मिनट के सेशन में नहीं आ सकता। तो पेरेंट्स को भी अर्ली इंटरवेंशन के प्रोग्राम्स में शामिल किया जाता है। उसके अलावा और जो लोग स्टार्टिंग में जो शामिल होते हैं वो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, है ना? स्पीच थेरेपिस्ट, फिज़िकल थेरेपी देने वाले, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देने वाले। उसके अलावा सेल्फ केयर की बात करें तो सेल्फ केयर के अंतर्गत फिज़िकल एक्सरसाइज आती है। ये बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो हम इनको हैवी एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। तो हम इनको जो योगा होता है, जो स्मूथ एक्सरसाइज होती हैं, वो करवाते हैं। उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन दिलवाते हैं, जो स्पेशल एजुकेटर के थ्रू इनको दिलवाई जाती है, जो उनको एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सिखाते हैं। जनरल चीज़ें जो उनके लाइफ में जो जिस चीज़ का होना ज़रूरी है ना? एडीएल ही मान लीजिए, ब्रशिंग कराना उनको, है ना? उसके अलावा जो भी बेसिक चीज़ें हैं लाइफ की, कॉम्बिंग, टॉयलेटिंग, ये सारी चीज़ें उनको अ, सिखाई जाती हैं। और स्पेशल एजुकेशन में एक्चुअली उनको जो और चीज़ें हैं इसके अलावा, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। थेरेपीज़ की बात करें तो स्पीच थेरेपी मैंने बताया, जैसा कि आपको, ये लोग माउथ से ब्रीथिंग करते हैं, तो इनका जो स्पीच, एक तो स्पीच डिले भी होता है इनका, ये बच्चे बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि बच्चे बोलते भी ना हों, बहुत कम बोलते हैं बच्चे। लेकिन जो ज़्यादा केसेस में देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि सारे ही बच्चे कम बोलते हों, बहुत कम बच्चे हैं जो बोलते हैं और डिले होता है इनका स्पीच। तो स्पीच थेरेपी दिलाई जाती है इनको। इनका जो टंग होता है वो भी काफ़ी हैवी होता है, क्योंकि जो बच्चे जो बोल ही नहीं रहा, जो यूज़ ही नहीं कर रहा टंग का, तो टंग क्या हो जाता है, भारी हो जाती है, तो बोलने में बाद में दिक्कत आती है। तो स्पीच थेरेपी कराई जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिज़िकल थेरेपी, क्योंकि फिज़िकली भी ये छोटा कद होता है इनका एक तो फिज़िकली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो फिज़िकल थेरेपी जैसे योगा वगैरह कराना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ इंक्लूज़न एक ऐसी चीज़ है जो इनको अच्छा बना सकती है अपनी लाइफ में, या कहें कि कैपेबल बना सकती है चीज़ों को करने के लिए। जैसे बहुत सारे केसेस में मैंने ही देखा है, डाउन सिंड्रोम या किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड पेरेंट्स आते हैं, उनकी काउंसलिंग जब हम करते हैं, तो वो बताते हैं कि या तो जैसे कि माँ तो अपने बच्चे को दूर नहीं कर सकती। मान लीजिए किसी का बच्चा डिसेबल है, तो सिर्फ माँ ही उसके ऊपर फोकस कर रही है, बाकी के घर वालों को कोई मतलब नहीं है, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि सिर्फ जिम्मेदारी माँ की है, वो बच्चा माँ से ही लगाव महसूस कर पाता है, और माँ जितना सिखा पाती है वो उतना ही सीखता है। कहीं कहीं हो सकता है कि माँ की टेक्निक्स काम ना आए, लेकिन इंक्लूज़न एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे चीज़ों को अच्छे से सीखा जा सकता है। आप इंडिया के साउथ जब रीजन में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के जो स्पेशल एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है, वहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चों को तो सिखाते ही हैं, उसके साथ साथ पेरेंट्स को और उनकी फैमिली को भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो बच्चा इंक्लूज़न को समझ पाए, वो सबसे कनेक्टेड फ़ील करे। वो लोग जब जान पाएँगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तब वो उसका साथ दे पाएँगे। जो वो सबके साथ में सीखेगा, वो शायद अकेली माँ या अकेले जो केयर टेकर होंगे, वो उसको नहीं सिखा सकते। तो इंक्लूज़न इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर एवरी डिसेबिलिटी। आप किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में बात कीजिए, इंक्लूज़न ही एक सॉल्यूशन है। लेकिन उसके साथ-साथ हमें स्पेशल एजुकेटर भी लगाने चाहिए, ताकि सपोर्ट जो है वो मिल पाए, जिसे हम, और उसके साथ-साथ एड्स का भी यूज़ करना चाहिए अगर बच्चे को ज़रूरत है तो। इसके अलावा हमारे चैनल का जो मोटिव है वो एनहेंस करना है आपकी नॉलेज का, कि आप इस डिसेबिलिटीज़ के बारे में अवेयर हों। अगर आप कभी भी ऐसे लोगों को देखते हैं, तो आप उनको सिर्फ एक नज़र से ना देखें कि वो विकलांग हैं। आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डिसेबिलिटीज़ में वेरिएशंस हैं, आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ, आप समझ पाएँ चीज़ों को। हम क्या है कि पहले हम जब भी लोगों को देखते हैं, तो हम उनको पहले से जज कर लेते हैं, यार ये पागल है, हर किसी को एक कैटेगरी में कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हमारा जो मोटिव है वो एनहेंस करना है नॉलेज को आपकी डिसेबिलिटीज़ के एस्पेक्ट में। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर। जय हिंद।